नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभाएं। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र के वारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। यूपी में अखिलेश और मायावती ने भी मैदान संभाला। लखनऊ और अमेठी से नामांकन भरने के लिए राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी तैयार। नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। अमेठी में अभी कांग्रेस की ओर से सस्पेंस बरकरार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में अब पुलिस। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के प्रयासों पर कर सकते हैं चर्चा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी थॉमस कप के दूसरे दौर में भारत जीत के करीब। शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत अब 4-0 से आगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र और अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की दो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट्स लखनऊ और अमेठी की। दरअसल यूपी का चुनाव अब दिलचस्प हो चला है। आज राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी दो बड़े दिग्गज अपने नामांकन के लिए रवाना हो रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। राजनाथ सिंह का लखनऊ से यह तीसरा चुनाव है और स्मृति ईरानी भी पिछला चुनाव जीतने के इरादे से इस बार भी अमेठी से ही ताल ठोक रही हैं। इन सबसे अलग अमेठी अब भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर वहां से राहुल गांधी को फिर से खड़ा किया जाए या फिर नहीं। हालांकि रोज ही यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि अमेठी के लिए वापस गांधी परिवार एक बार फिर से राहुल गांधी पर दाव लगा सकता है। उम्मीद है कि आज इसकी घोषणा भी हो जाए। और मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार भी लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह इस दौरान भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से रथ पर सवार होकर के जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट के सफर पर हैं। राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। उधर अमेठी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी के नामांकन के समय कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी ने आज मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो रोड शो कर रही हैं। नामांकन से एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने रविवार को अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना की और राष्ट्र की प्रगति की कामना की। 2019 को लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था।
और अमेठी से रामेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, क्या तैयारियां हैं, क्या रोड शो शुरू हो गया है और स्मृति ईरानी को लेकर के अभी फिलहाल अमेठी की सीट पर किस तरह की हलचल दिख रही है आपको? देखिए, अभी रोड शो तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन पूरे जो अमेठी है, जो गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अमेठी का, उसको भगवा रंग से सजा दिया गया है। जो गुब्बारे हैं वो सड़क के दोनों किनारे भगवा के लगाए गए हैं, पूरी पन्नियां लगाई गई हैं, झालरें लगाई गई हैं और जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई। जब रोड शो चले तो किसी को पानी की दिक्कत, और जो कार्यालय, भाजपा कार्यालय, वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नृत्य कर रही हैं महिलाएं, नृत्य कर रही हैं, अलग अलग मंडलियां नृत्य कर रही हैं। ये उत्साह का माहौल है अमेठी में। हालांकि अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से तय नहीं हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है और वो अभी रोड शो में आपको दिखेगा कि बड़ी संख्या में लोग, पूरे जिले के जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पहुंच गए हैं, लोग पहुंच गए हैं, सारे विधायक पहुंच गए हैं। तो रोड शो होने की थोड़ी देर रोड शो शुरू होगा और 12 बजे के बाद ये अपना नामांकन दाखिल करेगी जिला निर्वाचन कार्यालय में। अजय रामेंद्र, लेकिन एक तरफ तो वायनाड की सीट से राहुल गांधी गए, उन्होंने वायनाड को अपना परिवार बता दिया। अब स्मृति ईरानी ये करेंगे कि भाई वो अब वायनाड को अपना परिवार बताते हैं, तो अब किस मुंह से वापस अमेठी वापस आएंगे वो? अभी तक कांग्रेस तो फैसला नहीं कर पाई है और दूसरी ओर स्मृति ईरानी वहां पर अपना घर बना के बैठ गई हैं, जहां पर आप हैं मुख्यालय से थोड़ी दूर पे। कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते तो दिल्ली का रास्ता दूर हो जाएगा, क्योंकि सारे रास्ते जो दिल्ली के जाते हैं उत्तर प्रदेश के होकर जाते हैं। हो सकता है कि घोषणा ना हो और सीधे नामांकन दाखिल हो, ऐसी भी संकेत हमको मिल रहे हैं कि घोषणा ना हो और सेम 2 या 3 तारीख को आकर के राहुल गांधी नामांकन करें। इस तरह के चैलेंजेस जो है भाजपा ने, जैसे रायबरेली प्रत्याशी नहीं उतारा तो कांग्रेस जो प्रयास कर रही कि ये संदिग्ध स्थितियां बनाई रखी जाए और नामांकन कर दिया जाए। हालांकि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते रहे, उनके परिवार की सीट है, लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस तरह मेहनत की है, जिस तरह लोगों को कनेक्ट किया, कार्यकर्ताओं को संगठन खड़ा किया है, सबके सुख दुख पे खड़ी हुई है, तो जाहिर है कि स्मृति ईरानी मजबूत स्थिति में है। चुनाव चाहे कांग्रेस जो भी लड़ने आए, स्मृति ईरानी का अभी तक अपर हैंड दिख रहा है अमेठी में। लेकिन अमेठी की जनता का मूड क्या है, कौन से मुद्दे हावी हैं? रामेंद्र, अगर आपकी बात हो पाई हो कुछ लोगों से, क्या वो गांधी परिवार को या गांधी कांग्रेस के उस राज को याद कर रहे हैं वापस लाने के लिए, या फिर अभी भी उनको लग रहा है कि पिछले 5 सालों में उनकी मंशाएं पूरी हुई हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हुई? अजय, यहाँ जब गांधी परिवार आएगा तो भावनात्मक खेल खेलेगा और रिश्तों की बात करेगा, अपनी राजनीतिक रिश्तों की बात करेगा, चाचा के रिश्तों की बात करेगा, पिताजी के रिश्तों की बात करेगा, विकास की बात नहीं करता है वो। क्योंकि जिस तरीके से जो संभावनाएं अमेठी और रायबरेली को विकास के लेकर थी, वो संभावनाएं उन्होंने पूरी नहीं की। तमाम फैक्ट्रियों की उन्होंने घोषणा की, लेकिन बात नहीं पूरी हुई। और स्मृति ईरानी विकास की बात करती कि हमने क्या कराया 5 साल में, कौन कौन से बड़े मुद्दे थे जिनको हमने हल कराया है, शिक्षा की क्या व्यवस्था की, चिकित्सा की क्या व्यवस्था की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया है। स्मृति ईरानी 5 साल के अपने जो काम किए उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है, क्योंकि गांधी परिवार भावनात्मक रिश्तों को लेकर जनता के बीच जाएगा। यहाँ की परिस्थितियां दिखेंगे। रामेंद्र, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो आपके लखनऊ सीट की है, जहां से राजनाथ सिंह तीसरी बार अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूंकि आप प्रदेश की राजनीति पर पैनी निगाह रखते हैं, राजनाथ सिंह के लिए क्या ये बिल्कुल आसान रास्ता होने वाला, एक बार फिर से हैट्रिक की, या फिर थोड़ी सी चीजें मुश्किल होंगी? देखिए अजय, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी कर्मभूमि और उन्होंने जो क्षेत्र बनाया था, राजनाथ ने उसमें बढ़त ताकत की है, यानी और संख्या बढ़ी। राजनाथ का व्यवहार ऐसा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे उसमें समाहित होते हैं। तो लखनऊ सीट सेफ सीट मानी जाती है। वहाँ चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधायकों की सीटें हो, वो सेफ सीट है। तो राजनाथ को वहाँ हमें नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से बहुत टक्कर दे पाएगी। और जिनको प्रत्याशी बनाया है वो भी राजनाथ के खत पार्टी के नहीं, राजनाथ से ज्यादा संभावना है। राजनाथ ने लखनऊ में जो विकास कराया है उसका कोई स्थानी नहीं है। आप सोचिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिंग रोड, ओवरब्रिज, जो इस तरीके से विकास कराया है, तो लगता है कि लखनऊ सेफ सीट है। राजनाथ के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। रामेंद्र, अंतिम सवाल आपसे, चूंकि आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से या फिर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, ऐसे में 2 फेज का चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है और आगे की राह कैसी दिखाई दे रही है? यानी जहां अब चुनाव होना है वहां जबरदस्त भाजपा जीत हासिल करेगी। पश्चिम में थोड़ी सी स्थितियां
टफ रहती है चुनाव को लेकर। पिछली बार भी यही थी और इस बार भी यही है। लेकिन जैसे जैसे नीचे भाजपा उतरती जाएगी वैसे वैसे स्कोप बढ़ता जाएगा भाजपा का। तो जाहिर है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश बड़ी ऊर्जावान घूम रही है और इस बार भी यहाँ से बेहतर रिजल्ट लेकर जाएगी और तभी दिल्ली में सत्ता में काबिज हो गया जाएगा। रामेंद्र, आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और अमेठी और लखनऊ दोनों इस सीट पर अपनी राय रखने के लिए और जनता का मूड हम तक पहुंचाने के लिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राहुल गांधी पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं वे भारत की विरासत पर कभी गर्व महसूस ही नहीं कर सकते। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिर भोज हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण किया, हिंदुस्तान पर अत्याचार किए, राहुल गांधी को इनके बारे में भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी? राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का दोषी कौन है? कौन दोषी था? काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ने का दोषी कौन था? उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पूरे देश में इस वक्त मोदी नाम की लहर चल रही है। कांग्रेस पार्टी देश के हितों की जगह सिर्फ अपने हित की सोच रही है। कांग्रेस की भाषा, उसका मैनिफेस्टो ये बता रहा है कि उनकी मंशा क्या है। लोकसभा चुनाव के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री इस समय हमारे साथ हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, कितना मुश्किल है और पार्टी के लिए कितना आसान है? 100% अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी नारे के साथ पूरे देश भर में इलेक्शन हो रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और 100% पूरे देश की पूरी जनता यानी अब की बार 400 पार देंगे और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं जिस स्टेट में मैंने खुद प्रवास किया है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और गोवा हो, वहाँ पे लोगों का उत्साह, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार और मोदी जी जहाँ जहाँ पे जाते हैं तो लोगों का इतना बड़ा उत्साह देख रहे हैं। तो 100% अब की बार 400 पार एनडीए कर रही है। 2019 के चुनावी परिणाम अगर गोवा के अंदर देखें, 2024 में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपको लग रहा है कि गोवा चुनाव में प्रभावित करें? लास्ट टाइम हमने कुछ यानी कम मार्जिन से साउथ गोवा का सीट हारा था, लेकिन इस बार 100% दोनों के दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्योंकि लास्ट टाइम से हम बहुत ही आगे हैं। इस बार हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे किया है और डबल इंजन के सरकार के कारण जो डेवलपमेंट कर सके, मुझे पूरी उम्मीद है लोग इस बार मोदी जी को ही चुनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने यहाँ पे रोजगार के जो साधन है वो डेवलप नहीं किए, मोपा एयरपोर्ट बनाया, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, आप केवल अपने क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मोपा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज भी वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट 99% तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लोकल एम्प्लॉयमेंट हुआ है। इसीलिए लोगों को मोदी जी के गारंटी के ऊपर विश्वास है। तो गारंटी पूरी करना, ये भी लोगों का विश्वास है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और इसके साथ साथ ही गोवा की दोनों सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से गोवा के अंदर विकास किया है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। समाचारों में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं समाचार और आगे बढ़ते हैं। 400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दक्षिण के राज्यों में पीएम काफ़ी फोकस कर रहे हैं ताकि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभाएं करेंगे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा महायुति उम्मीदवार राम सातपुते के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी होम ग्राउंड में जनसभा करेंगे। उसके बाद उदयनराजे भोसले की प्रचार सभा सतारा में होगी। पुणे की सभा शाम 5:45 बजे रेस कोर्स मैदान पर होनी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में चुनावी रैली करेंगे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खड़गे आज कलबुर्गी संसदीय क्षेत्र से सेडम, कमलापुर और गुरमतकाल में एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। खड़गे के निशाने पर लगातार बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। सात मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आज पुणे के बारजे क्षेत्र में संयुक्त रैली होगी। दोनों दिग्गज नेता मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां उनका मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद बारामती में ये पहला चुनाव है जिसमें अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होने का फैसला किया और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। खास बात यह है कि आज पीएम मोदी महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने जा रहे हैं, जिनमें से एक पुणे भी शामिल है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आम आदमी पार्टी की कैंपेन सॉन्ग पर प्रतिबंध के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये गलत और भ्रामक प्रचार है। आयोग ने कहा कि आपको अपने गाने में संशोधन करने को कहा गया है क्योंकि ये आयोग के दिशा निर्देशों और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि आपके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने पार्टी के कैंपेन सॉन्ग जेल के जवाब में हम वोट देंगे इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से कहा गया कि गीत पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और पार्टी को केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता और प्रमाणन के लिए आयोग के दिशा निर्देश मानदंडों के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ प्रस्ताव को फिर से जमा करने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि आवेदक को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे समिति के निर्णय से सहमत नहीं है तो वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय MCSC के सामने अपील कर सकते हैं। इसलिए खबर कि ECI ने गाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है यह तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है और गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से छेड़छाड़ करने वाले वीडियो पर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर एक भाषण दिया था और उनके क्लिप में छेड़छाड़ की गई। फैक्ट चेक में पाया गया कि अमित शाह ने SC, ST, OBC आरक्षण खत्म करने का कोई बयान नहीं दिया। लिहाजा मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में
जल्द गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वीडियो डिलीट करने वाले भी जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सरस्वती सरकार पर हुए हमले के मामले में नया मोड़ आया है। राज्य की भाजपा इकाई ने कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई के लिए अब तैयार हो गई है। भाजपा की कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ था। भाजपा का आरोप है कि यह हमला टीएमसी कॉर्पोरेटर सुशांत घोष के लोगों ने किया। भाजपा ने राज्य की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो कार्रवाई से संतुष्ट न हुए तो चुनाव आयोग और कोर्ट दोनों का ही दरवाजा खटखटाएंगे। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से और तालिबान से कर दी थी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके निशाने पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी हैं। उनकी चुनावी सभा के भाषणों को लेकर के सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात की पाटन और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। यहां पार्टी को 2019 के रुझान को पलटने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज पाटन में एक रैली को संबोधित करेंगे। पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद भरत सिंह जी डाभी से है। साथ ही राहुल गांधी बिलासपुर में भी एक चुनावी रैली करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के तोखन साहू से है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और पिछले साल के राज्य चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। फिर भी सबसे पुरानी पार्टी को इस बार अपने सामाजिक कल्याण एजेंडे के आधार पर महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से बीजेपी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं और इस दौरान उनका अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने आज चिरांग क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। यहाँ मंच पर वो डांस करते दिखाई दिए। असम की 4 लोकसभा सीट धुबरी, कोकराझार, बारपेटा और गुवाहाटी में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए असम के सीएम तूफानी प्रचार कर रहे हैं। और पूरे भारत में व्याप्त चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम गुवाहाटी में रोड शो करेंगे। रोड शो में अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने प्रतिष्ठित गुवाहाटी लोकसभा सीट से गुवाहाटी की पूर्व डिप्टी मेयर बिजुली कलिता मेधी को टिकट दिया है, जहां तीसरे चरण में मतदान होगा। कांग्रेस ने इसी सीट पर मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस, AIUDF सहित विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। असम में तीसरे चरण के तहत गुवाहाटी सीट के साथ साथ बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीटों पर भी मतदान होगा। बता दें कि तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार आज एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा, मधेपुरा से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में रैलियां करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को ही मतदान होना है। और अब बात करते हैं बिहार की अररिया लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महागठबंधन की तरफ से जहां राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके शाहनवाज को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह को एक बार फिर से मौका दिया है। बिहार के अररिया में मुकाबला बेहद रोचक
और दिलचस्प होने के आसार हैं। अररिया, सीमांचल और कोसी की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भाजपा किस्मत आजमा रही है। कोसी और सीमांचल की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अररिया सीट से भाजपा ने प्रदीप कुमार सिंह को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है और मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाकर वो जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हीं के गारंटी पर लोगों को भरोसा है। जन जन में जात धर्म से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश को यकीन है। और हमारे क्षेत्र में भी इस बार ऐसा माहौल है कि जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग मोदी को वोट देंगे। अररिया सीट से महागठबंधन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वो अररिया में हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका का मुद्दा उठाकर भाजपा प्रत्याशी को घेर रहे हैं। तस्लीम साहब की जो सीमांचल है, कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले और उसी का परिणाम है कि अब लगातार चुनाव में जो है हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। अररिया कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, जहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डूमरलाल बैठा जैसे लोग भी अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बाद के दिनों में यहां पर जनता दल ने कब्जा किया। सुखदेव पासवान जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और फिर बीजेपी से 5 बार चुनकर इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अररिया लोकसभा सीट में 6 विधानसभा नरपतगंज, रानीगंज, फॉरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी का 3 सीटों पर कब्जा है, जबकि आरजेडी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अररिया 1967 से 2009 तक सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। जनता दल और राजद टिकट पर सुखदेव पासवान 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2009 में सामान्य सीट होने के बाद बीजेपी के प्रदीप सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 के चुनाव में वो आरजेडी दिग्गज तस्लीमुद्दीन से हार गए। लेकिन उनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में उनके बड़े बेटे सरफराज सांसद चुने गए। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने फिर जीत हासिल की। इस बार तेजस्वी यादव से नजदीकी का फायदा उठाते हुए तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज ने राजद का टिकट हासिल किया है, जिससे दोनों भाइयों में अनबन की भी खबरें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि घराने में घमासान का अंजाम आखिर क्या होगा। बहरहाल अररिया में बीजेपी और राजद के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अररिया से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निगाह डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र के वारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। यूपी में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे। लखनऊ और अमेठी से नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने की पूजा अर्चना। अमेठी में अभी कांग्रेस की ओर से सस्पेंस बरकरार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृहमंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधक की रिहाई के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। और भारत और इंग्लैंड के बीच जारी थॉमस कप के दूसरे दौर में भारत जीत का करीब। शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत 4-0 से आगे।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मणिपुर के बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में जो 6 मतदान केंद्र हैं उस पर 30 अप्रैल को दोबारा मतदान कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सभी 6 मतदान केंद्रों में से 5 उखरूल और 1 सेनापति जिले में है। दरअसल मतदान के दौरान इन केंद्रों पर हुई तोड़फोड़ के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर विंग ने दिल्ली में जेल का जवाब वोट से यह अभियान चलाया। इसमें आप नेता दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर समेत पार्टी के तमाम नेता इस अभियान में शामिल हुए। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक राजगढ़ लोकसभा सीट इस बार फिर से रोचक मोड़ पर खड़ी है। यहां से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लंबे समय के बाद मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से लगातार 2 बार से सांसद रोडमल नागर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है इस सीट की सियासत और यहां का मिजाज, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की सीमा से लगी मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। कारण है करीब 3 दशक बाद फिर राघौगढ़ राज परिवार से जुड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का यहां से चुनाव लड़ना, जिनका सीधा मुकाबला मौजूदा सांसद भाजपा के रोडमल नागर से है। इस सीट पर अब तक हुए 18 लोकसभा चुनावों में से 8 बार राज परिवारों से जुड़े क्षत्रपों का कब्जा रहा है। 7 बार राघौगढ़ राज परिवार के सदस्य और 1 बार नरसिंहगढ़ के महाराज सांसद बनने में कामयाब रहे। दिग्विजय सिंह इलाके में घूमकर छोटी छोटी सभाओं के जरिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं राजगढ़ से लगातार 2 बार से सांसद रोडमल नगर तीसरी बार मैदान में हैं। उनका कहना है कि यहां उन्हें कोई चुनौती नहीं है। पूरे 10 साल तक इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को उसको इग्नोर किया गया और कोई भी विशेष योजनाएं नहीं आई हैं। केवल जो पुरानी मेरी योजनाएं थी उन्हीं पूरी हुई हैं। राजगढ़ का नेचर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का नेचर है। ये पुराना जनसंघी क्षेत्र है और आज तो मोदी जी ने जितने काम किए हैं पूरा क्षेत्र मोदीमय दिखाई दे रहा है। पूरा मतदाता मोदीमय हो गया है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का स्वागत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। राजगढ़ लोकसभा सीट में राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट ब्यावरा, राजगढ़, खिचलीपुर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ और गुना जिले की 2 विधानसभा सीट राघौगढ़, चांचौड़ा और आगर मावला जिले की सुसनेर विधानसभा सीट शामिल है। इन 8 सीटों में से राघौगढ़ और सुसनेर को छोड़कर बाकी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। क्षेत्र के लोग मानते हैं कि बीते सालों में यहाँ काफी विकास हुआ है और वो विकास के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे। उनने आवाज दे रहे, नल घर पे लग रहे, तो उनको ही देंगे वोट, तो मोदी जी को ही देंगे वोट। तो पानी की सप्लाई कर दी उनने, खेती में घर पे नल लगवा दिया, सब अच्छा कर दिया मोदी जी ने काम। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो राजगढ़ लोकसभा की पहचान शुरुआत के 2 चुनावों में शाजापुर के साथ होती थी। 1962 में राजगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। 1967 व 71 में राजगढ़ जिला 3 लोकसभा क्षेत्रों शाजापुर, भोपाल व गुना में बंट गया था। 1977 से फिर राजगढ़ संसदीय सीट अस्तित्व में आई। अब तक हुए 18 चुनावों में
9 बार कांग्रेस और 6 बार जनसंघ व भाजपा का कब्जा रहा, जबकि 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोग यहाँ पर जो है तमाम कामों से संतुष्ट हैं और कहीं न कहीं स्थानीय के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को भी वो मुद्दों को जो है वो प्राथमिकता यहाँ पर दे रहे हैं और मोदी की गारंटी जो है कहीं न कहीं यहाँ पर उस पर लोगों का काफ़ी भरोसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, राजगढ़, मध्य प्रदेश। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हॉट सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी, जहां पर स्मृति ईरानी इस वक्त एक रोड शो कर रही हैं अपने नामांकन से पहले। थोड़ा दाएं बाएं चले, इसका अपना ये डीजे इसके सामने ही रहेगा, भीड़ थोड़ा दाएं बाएं चलती रहेगी। मुझे याद है डॉक्टर मोहन यादव जी लखनऊ में दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे तो अल्प समय में ही ये हुआ कि जो प्रमुख कार्यकर्ता है आ जाए। तो मुझे याद है कि लखनऊ में दीदी लखनऊ में जब 1 घंटे के लिए कार्यालय पर पहुंचे और थोड़ी सूचना में ही। सी तस्वीर आप देख रहे हैं अमेठी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस वक्त नामांकन की इस प्रक्रिया में स्मृति ईरानी जी के साथ हैं और लगातार तीसरी बार वो नामांकन करने वाली पहली नेता बन जाएंगी अमेठी से। आश्चर्यजनक तौर से उन्होंने राहुल गांधी को वहां पर 55,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था और आज वो रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं लगातार तीसरी बार नामांकन करते हुए। आपको याद होगा कि कल वो पहुंची थी राम मंदिर, रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए थे और आज नामांकन से पहले भी पूजा अर्चना के बाद वो रोड शो और रोड शो के बाद वो बीजेपी के कार्यालय से, कैंप कार्यालय से अब कलेक्ट्रेट तक जा रही हैं जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो कि राहुल गांधी जी हैं, अब उपाध्यक्ष, उनको बड़े मतों के अंतर से हराया था। 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि कांग्रेस ने अमेठी से अब तक कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तीसरी बार वो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा जो कि गांधी परिवार के दामाद हैं, उन्होंने ये कहकर सभी को चौंका दिया था कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कुछ पोस्टर्स भी लगे रॉबर्ट वाड्रा की, उसके बाद उसको हटा दिया गया और अब आज शायद फैसला हो पाएगा कि क्या कौन उम्मीदवार बनता है अमेठी की इस हॉट सीट से। और आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें, तीसरे चरण में गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के CR पाटिल ने लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। CR पाटिल को 9,72,739 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को सिर्फ 2,83,071 वोट ही मिले थे। जीत का अंतर 6,89,668 का रहा था, यानी विजेता उम्मीदवार को 74.4% वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 52.8% रहा। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से भाजपा नेता देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा नेता ने चुनाव अधिकारी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस सीट से नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। ऐसे में देवाशीष धर के वकील ने CGI की अध्यक्षता वाली बेंच से अनुरोध किया है कि इस पर सुनवाई आज ही की जाए। CGI ने इस बाबत मेल करने के लिए कहा है।
तो ये थी आज 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ अहम खबरें। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबर पर। कर्नाटक के चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन 76 साल की उम्र में बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में हुआ। भाजपा सांसद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते 5 दशक से राजनीति में सक्रिय वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक भाजपा के एक बड़े नेता थे। हाल ही में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और कर्नाटक के चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अत्यंत दुख व्यक्त किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वरिष्ठ नेता और चामराजनगर से सांसद श्री वी श्रीनिवास प्रसाद जी के निधन से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। वह सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। समाज सेवा के अपने विभिन्न कार्यों के लिए वे बहुत लोकप्रिय थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला साल 2016 में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को इन नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये नियुक्तियां राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई थीं। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को ही अमान्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत में निगरानी में चल रही सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ आज विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारित एक आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक विशेष जांच दल बनाने के बाद मामले में अपनी जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीबीआई से हाईकोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट अगली कार्रवाई पर फैसला करेगा। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों ही दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है। दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट पर देरी का आरोप भी लगाया, तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेमेतरा जिले के कठिया गांव में हुए इस हादसे में 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसे में 21 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में से 4 की स्थिति बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को रायपुर एम्स में रेफर कर दिया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप वाहन में सवार ये सभी लोग एक पारिवारिक समारोह से वापस लौट रहे थे। पिकअप वाहन की सड़क पर किनारे खड़ी एक गाड़ी से टक्कर हुई और मामले की जानकारी मिलते ही बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल बेमेतरा पहुंचे। खबर आ रही है कि इस दुर्घटना में अब 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में कुछ जगहों पर बढ़ रही आग को नियंत्रित करने के लिए अब एनडीआरएफ ने वन विभाग की टीम के साथ आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया है। गदरपुर से एक बटालियन के 40 जवान यहां पर पहुंचे हैं। इनमें से 30 जवान आग से प्रभावित पहाड़ी इलाके महेश खान में और 10 जवानों को तराई के इलाके रानीबाग में रिक्रूट कर दिया गया है।
आज 40 एनडीआरएफ टीम हमने डीएफओ साहब को बता के मंगवा दिया। तो वो टीम 30 लोग का ये महेशखंड में एक लार्ज फायर चल रहा है तो उधर काम कर रहे हैं और 10 लोग रानीबाग एरिया में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ बहुत सक्षम है आग बुझाने के लिए, तो हमारा टीम भी हर जगह 20 से 25 लोग है और एक्स्ट्रा फायर वॉचर भी टोटल 300 नैनीताल डिवीजन में फायर वॉच एक्स्ट्रा रखा, तो वो उससे आप आग डिफरेंट एरियाज में कंट्रोल करते आ रहे हैं। इस बीच गढ़वाल वन प्रभाग के अंतर्गत खिरसू के आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगाने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को नागदेव रेंज के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। वहीं बागेश्वर रेंज में जंगल में आग लगाने के आरोप में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। अभी तक नैनीताल डिवीजन में 28 केसेस रिपोर्ट हो गया। लार्ज फायर 6 लार्ज फायर हो गया था, तो उसमें सारी कंट्रोल होके लगभग 54 हेक्टेयर का नुकसान हो गया था। 11 लोग के ऊपर बाई नेम जुर्माना ये एफआईआर कर दिया और ये 12 केसेस अननोन अज्ञात में केस काटा था। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज सऊदी अरब के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों और इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी वार्ता करेंगे। वो संघर्ष को फैलने से रोकने के और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्लिंकन खाड़ी सहयोग परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने ग्रुप दौर के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हरा दिया है। इससे पहले गत विजेता भारत ने ग्रुप के पहले मुकाबले में कनाडा को 4-1 के अंतर से हराने में सफलता हासिल की थी। वहीं भारतीय महिला टीम ने ऊबर कप के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। रविवार को खेले गए मैच में सिंगापुर को 4-1 से हराकर टीम इंडिया ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। गौरतलब है कि एशियाई चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 4-1 से मात दे दी थी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर बेहतर रहा है। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 5 में जीत दर्ज करके अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि टेबल में 6वें पायदान पर काबिज दिल्ली की टीम अब तक 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उसे 5 मैचों में जीत मिली है। निशानेबाज महेश्वरी चौहान ने इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 21वां कोटा हासिल कर लिया है। दोहा में चल रहे ISSF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप के आखिरी दिन महेश्वरी चौहान ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ओलंपिक का कोटा हासिल करने में यह सफलता दर्ज की है। पैराशूटिंग WSPS विश्व कप 2024 में भारतीय पैरा निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रविवार के दिन भारत के पैरा निशानेबाजों ने 5 पदकों पर निशाना साधा। मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निहाल सिंह और भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में संजीव कुमार गिरी ने स्वर्ण पर निशाना साधा। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि 10 मीटर एयर स्टैंडर्ड पिस्टल मिश्रित वर्ग के इंडिविजुअल वर्ग में आकाश कुमार ने कांस्य पदक पर निशाना साधा।
वहीं इसी वर्ग में आकाश कुमार, भाटीवाल विकास और संदीप कुमार ने रजत पदक जीते हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 252 अंकों की बढ़त के साथ 73,983 के स्तर पर और निफ्टी 55 अंक की बढ़त के साथ 22,475 के स्तर पर खुला। फिलहाल देखें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 496 अंकों की मजबूती के साथ 74,226 पर और निफ्टी 97 अंक की बढ़त के साथ 22,517 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। पिछले हफ्ता सेंसेक्स और निफ्टी आखिरी कारोबार में लाल निशान के साथ बंद हुए थे। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से कुछ बड़ी अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वैश्विक बाजारों के लिए इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की समीक्षा पर होगी नजर। 1 मई को अमेरिका में ब्याज दरों की स्थिति का होगा ऐलान। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी बाजारों की निगाहें। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने चौथी तिमाहों के नतीजों का खुलासा किया है, जो इसी अवधि में 2,623 करोड़ रुपए की तुलना में नेट प्रॉफिट में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 3,877 करोड़ रुपए हो गया है। मारुति सुजुकी की वार्षिक बिक्री मात्रा भी 2 मिलियन यूनिट से ज्यादा हो गई। कंपनी ने लगातार तीसरे साल भारत के यात्री वाहनों के शीर्ष निर्यातक के रूप में भी अपना स्थान बरकरार रखा है। इस हफ्ते 4 कंपनियां अपने आईपीओज लेकर के बाजार में आ रही हैं। इन आईपीओज के जरिए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस सप्ताह खुलने जा रहे आईपीओज में स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, साई, स्वामी मेटल्स एंड अलॉय, एमके प्रोडक्ट्स का आईपीओ 30 अप्रैल को खुलेगा और 3 मई को बंद होगा। वहीं स्लोन इन्फोसिस्टम्स आईपीओ 3 मई को निवेश के लिए खुलेगा और 7 मई को बंद होगा। चेन्नई की एक स्टार्टअप ई प्लेन अगले साल मार्च तक उड़ान भरने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सीज का प्रमाणित प्रोटोटाइप विकसित करने की तैयारी कर रही है। ई प्लेन कंपनी के संस्थापक और सीईओ सत्य चक्रवर्ती का कहना है कि स्टार्टअप एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान विकसित कर रहा है। शुरुआत में ये 3 या 4 सीटों वाला विमान होगा, जिसे एयर एम्बुलेंस में बदला जा सकता है। स्टार्टअप के मुताबिक ई प्लेन से उस स्थान तक पहुंचने में केवल 14 मिनट लगेंगे, जहां निजी वाहन से आप 60 मिनट में पहुंचते हैं। उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज और प्राइवेट डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकॉनेक्स ने अपने जॉइंट वेंचर के जरिए 8 ग्लोबल बैंक से करीब 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि ये देश में सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल फाइनेंसिंग है। अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एजकॉनेक्स के साथ बराबर की हिस्सेदारी है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज एडवेंट इंटरनेशनल सौदे से मिलने वाली 890 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल अधिग्रहण और आंतरिक स्तर पर विस्तार के लिए करेगा। अपोलो हेल्थ को एडवेंट का प्रवेश कंपनी के लिए बदलावकारी जैसा होने की संभावना है। अपोलो के शीर्ष अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कंपनी अगले 3 सालों में करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और हर साल अपने अस्पतालों में करीब 700 बिस्तर जोड़ेगी। खान मंत्रालय प्रमुख खनिजों के संबंध में आज से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 2 दिनों का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि उद्योग जगत, स्टार्टअप, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञों के अलावा दुनिया भर से खनिज से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। एशिया की सबसे बड़ी रेटेड 4 डेटा केंद्र परिचालक कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स लिमिटेड अपनी क्षमता को मौजूदा 234 मेगावाट से बढ़ाकर के 1 गीगावाट तक करेगी। इसके लिए कंपनी ने अगले 3 से 4 सालों में भारत में $2 अरब से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने एक दैनिक समाचार पत्र को ये जानकारी दी है।